केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंकाली और ये वक्त है आपको कुछ ऐसी खबरें दिखाने का जो दावा है आपने इससे पहले ना कहीं देखी होंगी ना कहीं सुनी होंगी, यानी खबरों का पूरा विश्लेषण। आज सबसे पहले बात होगी मुंबई के नगर पालिका चुनाव की सरगर्मियों की, जहां पे वार पलटवार का दौर चल रहा है। वहां हिंदू मुस्लिम का मुद्दा तेजी से जोर पकड़ रहा है। मुंबई में हुई मुस्लिम चौपाल में ओवैसी की पार्टी के नेता मुसलमानों को उकसा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करे, जिससे एक दिन मुसलमान मुंबई का मेयर बन सके। हालांकि इस बीच बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी जवाब दिया है। रिपोर्ट देखिए। मादी मुंबई मुस्लिम मुंबई बन रही है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मुसलमान का बच्चा भी, हिजाब वाली औरत भी मेयर बन के दिखाएगी। ये देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, जहां मुसलमानों से की गई एक अपील देश भर में चर्चा का विषय बन गई है। भारत की जनसंख्या 1.5 अरब के करीब पहुंचने वाली है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने की कगार पर है। देश भर में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बातचीत चल रही है, कोशिशें जारी हैं। लेकिन मुंबई में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता खुलेआम मुसलमानों को उकसा रही हैं कि अपनी तादाद बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। तो अगर 26 बच्चों की बात कर रहे हैं तो हम तो किसी से जाके नहीं बोल रहे कि हमारे 26 बच्चे हैं तो हमारे घर में बहुत गरीबी है, या हमको राशन की हेल्प करो, या हमको एजुकेशन की हेल्प करो, या हमको कुछ पैसे से रिलेटेड हेल्प करो। हम तो किसी के दरवाजे पे नहीं जा रहे ना ये चीज़ बोलने के लिए। हम 26 बच्चे पैदा करें या 39 बच्चे पैदा करें, हम तो खुद पाल रहे हैं ना। हम रात दिन माँ बाप दोनों मिलके मेहनत कर रहे हैं और हम हमारे बच्चों को पाल रहे हैं, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मुंबई में मुस्लिम महिलाओं को आबादी का पाठ पढ़ाने वाली जहां आरा शेख मुंबई में ओवैसी की पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट हैं। मुंबई में बीएमसी के चुनावों के बीच इन्होंने मुस्लिम महिलाओं से ये अपील की है कि वो जितने हो सके उतने बच्चे पैदा करें। यहां तक कि वो हिंदू महिलाओं को भी इस मामले में चैलेंज देने से नहीं चूकी। वो ये दावा करती नजर आई कि एक दिन आएगा जब मुंबई में न सिर्फ मुसलमानों का दबदबा होगा बल्कि मुंबई का मेयर भी मुसलमान होगा। तो अच्छी बात है, हम तो इसमें खुश होंगे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तुमको तकलीफ हो रही है तो तुम भी बढ़ाओ ना, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ। गवर्नमेंट ने ये कहा है क्या, कहीं ये लिखा है क्या कि बस 2 बच्चों से ज़्यादा होने नहीं चाहिए? मैं आज के महंगाई के ज़माने में हमारी हिम्मत है, आज की महंगाई के ज़माने में हम अपने बच्चों को पाल भी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी दे रहे हैं और एजुकेशन देंगे, और हमारे बच्चे हर एक अच्छी लीडरशिप भी हासिल करेंगे। और जो कि लोग बोल रहे हैं कि मुसलमान मेयर नहीं बन सकता, मुसलमान महाराष्ट्र में कोई खान पठान मेयर नहीं बन सकता, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुसलमान का बच्चा भी, हिजाब वाली औरत भी मेयर बन के दिखाएगी। इंशाल्लाह लोगों का सपोर्ट आएगा। जहां आरा शेख के इस बयान के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने तो जहां आरा शेख को सीधे सीधे ये तक कह दिया कि अगर मुसलमानों को बच्चे पैदा कर आबादी बढ़ाने का इतना ही शौक है तो वो भारत पर इसका बोझ ना डाले। अरे हमारा देश खा रहे हैं, हमारी संस्कृति खा रहे हैं, ये चलेगा थोड़ा। जब परिवार नियोजन आया और इंदिरा गांधी जी ने, संजय गांधी जी ने जब वहां पर सब ट्रैक्टर और सब चलवाए बुलडोजर, तब कहाँ गई थी ये बात है? ये नहीं चलेगा, उसको पैदा करना है। 50 पैदा करे, 200 पैदा करे, जाए बांग्लादेश में, वहां जाके जितने भी पैदा करने करे, पाकिस्तान में जाके, यहाँ पर नहीं चलेगा। भाईजान की पार्टी की नेता मुसलमानों को डंके की चोट पर आबादी बढ़ाने की नसीहत दे रही हैं। नसीहत क्या, मुंबई में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ भी रही है। ये बात कोई हवाई नहीं है। एक दिन पहले ही बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भारत सरकार के नेशनल फैमिली सर्वे का एक आंकड़ा पेश किया, जिससे मुंबई की चिंता बढ़ना लाजमी है। किरीट सोमैया ने नेशनल फैमिली सर्वे और एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें यह दावा किया गया है कि अकेले मुंबई में हिंदू परिवारों का फर्टिलिटी रेट 1.3 से कम है, जबकि मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट इसका 2 गुना है, 2.6।
आसान शब्दों में इसे ऐसे समझिए कि मुंबई में अगर 10 हिंदू कपल 13 बच्चों को जन्म देते हैं तो हिंदुओं के मुकाबले 10 मुस्लिम कपल 26 बच्चों को जन्म देते हैं। यानी हर साल मुंबई में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं की आबादी के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। हालांकि भाईजान की पार्टी के नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न ही उन्हें इस बात की चिंता है कि बढ़ती आबादी का पेट कैसे भरा जाएगा। ये सब इसलिए क्योंकि इन कट्टर सोच वाले नेताओं ने हमेशा से मस्जिदों से ये तकरीरें ही सुनी है, मुसलमानों को अपनी आबादी बढ़ानी होगी, तभी ताकत उनके हाथों में होगी। गजवाई हिंद की बात इनकी नस नस में समाई है, तभी तो AIMIM नेता जहां आरा शेख मुसलमान महिलाओं को बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री बनाने पर तुली हैं, वो भी बगैर इस बात की चिंता करे कि देश के संसाधनों का क्या होगा। ना तो उन्हें देश की बढ़ती आबादी की फिक्र है और ना ही उससे हो रही परेशानियों की। उनका तो बस इतना मानना है कि मुसलमान बच्चे पैदा करें और सिर्फ अपने बच्चों की चिंता करें, बाकी का काम सरकार देख लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वैसे तो भारत में लोकतंत्र है, हर किसी को अधिकार है कि वो चाहे तो चुनाव लड़ सकता है, अधिकार है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन वोट के लिए लोगों को उकसाना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए, ये दिखाता है, दर्शाता है कि आखिर सोच और मानसिकता कैसी है। बढ़ते खबरों में आगे जो कि खबर मुंबई से ही सामने आई है। मुंबई में जहां पे BMC के चुनाव को लेकर मुंबई में अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए हर पार्टी अपनी अपनी ताकत लगा रही है, उधर महाराष्ट्र में जो फैमिली है वो भी यहाँ पे आगे बढ़ रही है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन अब BMC चुनाव में 7 चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। यानी BMC चुनाव की तस्वीर बीते कुछ चुनाव से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है, जहां पर ताकत पाने के लिए, पावर में शामिल होने के लिए दुर्विरोधी भी नाराजगी भी दूर करके एक साथ एक मंच पर नजर आ रही हैं। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के मुंबई में होने वाले BMC चुनाव को लेकर महाभारत छिड़ी हुई। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समीकरण BMC में फेल होते दिख रहे हैं। हालात ये है कि अब मुंबई में अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए महाराष्ट्र के सियासी घरानों को साथ आना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के ठाकरे और पवार फैमिली की, जिन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ा था, लेकिन अब BMC चुनाव साथ लड़ने जा रहे हैं। राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, वो कह रहे मुंबई बचाओ यानी हमें बचाओ, और मुंबई कर कहता है कि इन दोनों से हमें बचाओ। ये बात करते हैं कि मुंबई का कंट्रोल इन्हें चाहिए। मुंबई महापालिका के माफिया कॉन्ट्रैक्टर में से जो हिस्सा मिलता है, इसके ऊपर इनको कंट्रोल चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, हमको मुंबई के विकास का कंट्रोल चाहिए। मुंबई में BMC चुनाव में ठाकरे परिवार पहली बार एक साथ चुनावी मैदान में है। उद्धव और राज दोनों भाइयों ने मराठी वोटर्स को साधने के लिए एक साथ चुनाव लड़ने का प्लान तैयार किया है। हालांकि दोनों भाइयों के साथ आने से इन्हें उत्तर भारतीय वोटर्स का नुकसान उठाना पड़ सकता है। उत्तर भारतीय विकास सेना ने शिवसेना भवन के सामने राज ठाकरे की पार्टी MNS के खिलाफ एक पोस्टर लगाकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इस पोस्टर में उत्तर भारतीयों के वोट को लेकर तंज कसा गया है। BMC चुनाव में ठाकरे परिवार को साथ देखकर पवार फैमिली ने भी अपनी कड़वाहट दूर कर ली। इस बार अजीत गुट और शरद पवार की NCP मिलकर BMC चुनाव में उतरने जा रही है। दोनों परिवारों में मान मनोवल भी हो गया, जिसके बाद NCP अजित गुट ने BMC उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची भी जारी कर दी। त्याच्यावर तिथेही अडचण नाही। साधारण पिंपरी चिंचवडमध्ये उमेदवारी लढवत असताना त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणजे घड्याळ आणि तुतारी हे एकत्रपणे निवडणुकीला सामोरं जात आहे। त्याच्यामुळे हा परिवार पुन्हा एकत्र येण्याचा। मुंबई में BMC चुनाव में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट साथ लड़ेंगे। दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार हो गया। बीजेपी 128 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट 79 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। यानी बीजेपी और शिवसेना के बीच 207 सीटों पर सहमति बनी, जबकि 20 सीटों पर अभी भी बातचीत चल रही है।
बीजेपी का दावा है कि जल्द ही इन सीटों पर भी आपसी सहमति बन जाएगी। बैठक हुई, इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब और उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी की ज्वाइंट सभाएं कहां पर होगी, प्रचार की शुरुआत कहां से होगी, प्रचार का अंत कहां पर होगा, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ज्वाइंट सभाएं कहां पर होगी, इसका पूरा नियोजन करने के दृष्टिकोण से आज हमने यहां पर बैठक की है। सर, सीट शेयरिंग को लेकर वाद विवाद चल रहा है? नहीं, इसके ऊपर कोई वाद विवाद नहीं है। 227 सीटों के ऊपर महायुति लड़ने वाली है। 200 से ज्यादा सीटों के ऊपर हमारा एकमत हो चुका है। बाकी की 27 सीटें जो है वो 27 सीटों का निर्णय सामने कौन सा उम्मीदवार होने वाला है इसके आधार पर हम करने वाले। बीएमसी चुनाव में ठाकरे परिवार के साथ कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच 160 सीटों पर सहमति बन गई। इसके अलावा एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी भी बीएमसी चुनाव में अपने अपने प्रत्याशी उतार रही। आपको बता दें कि 30 दिसंबर बीएमसी चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख है। 31 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 2 जनवरी तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 15 जनवरी को बीएमसी के चुनाव के लिए मतदान होगा और अगले दिन यानी 16 जनवरी को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। मुंबई में बीएमसी चुनाव में जीत किसी भी पार्टी की, महापौर किसी भी पार्टी का बने, लेकिन ये चुनाव ठाकरे परिवार की कड़वाहट और पवार फैमिली के बीच की दूरियां मिटा रहा है। अब देखना यह है कि क्या इन दोनों परिवारों के साथ आने से इनके समर्थकों के बीच की खटास भी खत्म होगी, क्योंकि वोट तो इनके समर्थकों को देना है। अगर समर्थकों के बीच की दूरियां कम ना हुई तो इन दोनों सियासी परिवारों के साथ आने से रिश्ते तो सुधर जाएंगे, लेकिन इनका सियासी फायदा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव से बिल्कुल इतर बीएमसी में तस्वीर लगभग बदल चुकी है। जो कल तक एक दूसरे को पलट के देखते भी नहीं थे, वो आज एक साथ आए हैं ताकि वोटों को एकजुट कर सके। और यही वजह है कि बीएमसी चुनाव को लेकर जो माहौल है मुंबई में, वो बदला बदला सा दिखाई दे रहा है, जहां पे नेताओं की बयानबाजी के साथ साथ जो परिदृश्य है चुनाव का, वो भी बदल चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को हिंदुस्तान लिंचिस्तान नजर आता है। उनका मानना है कि भारत में दूसरे समुदाय के लोग, खास तौर पर अल्पसंख्यक, सुरक्षित नहीं है। उनके इस बयान के बाद जमकर बवाल मचा हुआ है। लेकिन आखिर ये हालात क्यों बने जब मुफ्ती की ओर से ऐसा बयान दिया गया, और उनके बयान के बाद अब कैसी प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आ रही हैं, दिखाते सब कुछ आपको इस रिपोर्ट के जरिए। सेक्युलर फैब्रिक गांधी सुन मुल्क वंकस बनान लिंचिस्तान। ये तस्वीरें आपने देखी होंगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की तस्वीरें। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, जहां कट्टरपंथ की आग में हिंदुओं को जलाकर राख किया जा रहा है। महीने भर में 10 से ज्यादा हिंदुओं को मार दिया गया। ये वो तस्वीरें हैं जो धर्म और संप्रदाय की पहचान से परे लोगों का कलेजा जला देती है। लेकिन मजहब की सियासत करने वालों का दिल तभी पसीजता है जब वो मौत उनके सियासी फायदे का रास्ता तैयार करे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को मजहबी नफरत की लपटों में घिरा बांग्लादेश और भारत एक जैसा दिखता है। उन्हें हिंदुस्तान अब लिंचिस्तान नजर आने लगा है। देखिए, ये मुल्कस मज वंकस माहौल बड़ खतरनाक खराब माहौल। तो वो बांग्लादेश मज आय क्या सन हिंद बय लिंच करने, सरसे मुल्कस मज वोत शोर। मगर यम सात सनिस मुल्कस मज लिंच करने इखलाक पे गो शुरू, वन तुम बंद गसान क्या। रात न क्या ओतर कोरुक ओडिशा मज बे मार पावर कन चटिक तमिस क्या कोरुक। यह सनिस न सिर्फ कि जिंदगी बनावान दुश्वार, युस जन सेक्युलर फैब्रिक गांधी सुन मुल्क सह वंकस बनान लिंचिस्तान। महबूबा मुफ्ती पहले भी इसी तरह के भड़काऊ और नफरती बयान देती रही। वो कभी सुरक्षा बल के जवानों पर पत्थर बरसाने वालों को भटके हुए नौजवान बताती, तो कभी आतंक का समर्थन करने वालों के पक्ष में खड़ी नजर आती। कुछ ऐसी ही सोच उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी रखती। वो भी अल्पसंख्यकों की ढाल के पीछे अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में लगी हुई है। अपनी मां की तरह इल्तिजा ने भी सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बताया। हालांकि मजहब का चोगा ओढ़कर राजनीति करने वाली पीडीपी की मुखिया को बीजेपी ने जमकर घेरा।
पावर से बाहर जाने के बाद मैडम महबूबा की जो फ्रस्ट्रेशन है वो उनकी शब्दावली में दिखती है। और बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके का कोई नेता जो इस तरीके के बयान दे रहा है, तो मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती को कुछ समय जो है वो बांग्लादेश में गुजार के आना चाहिए, वहाँ की स्थिति का आंकलन करके आए कि वहाँ क्या हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ और क्यों हो रहा है, तो इसको एहसास हो जाएगा कि लिंचिस्तान किसको बोलते हैं। बीजेपी नेता विक्रम रंधावा ने दो टूक कहा कि महबूबा मुफ्ती को कुछ वक्त बांग्लादेश या पाकिस्तान में गुजारना चाहिए ताकि उन्हें पता लग सके कि असल में अल्पसंख्यकों पर जुल्म होता क्या है। बांग्लादेश वो देश है जहां हिंदू अल्पसंख्यक है और वहां हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जहां की सरकार अहमदिया और पसमंदा मुसलमानों को मुसलमान तक नहीं मानती, तो फिर वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर जुल्म थमने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और उनके मुकाबले भारत में अल्पसंख्यकों को कितनी सुरक्षा और सम्मान मिल रहा है, ये शायद महबूबा मुफ्ती को नजर नहीं आ रहा, या फिर उन्होंने जानबूझकर इस पर आंखें मूंद ली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हमारे देश में कुछ ऐसे ही नेता हैं जिन्हें हिंदुस्तान के भीतर सब कुछ नजर आता है, लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसको देख करके भी वो आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। कुछ ऐसा ही आज देखने को मिला जब महबूबा मुफ्ती की ओर से कुछ ऐसा बयान दिया गया। बढ़ेंगे खबरों में आगे और अब बात करेंगे कांग्रेस की, जिसके नेताओं को जिस तरीके से आरएसएस की किसी आतंकी संगठन की तरह ही नजर आने लगा है। कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने आरएसएस को अलकायदा जैसा आतंकी संगठन बता दिया है, लेकिन इसी कांग्रेस का मुंह कभी उन संगठनों के लिए नहीं खुलता जो सीधे तौर पर देश विरोधी बयानबाजी करते रहे हैं। कांग्रेस का दोहरा रवैया सिर्फ आरएसएस पर ही सवाल खड़े करने की परमिशन देता है, और यही वजह है कि अब कांग्रेस के इस बयान के बाद सियासी गलियारे में हलचल मची हुई है। आपको भी दिखाते हैं कैसे। ये आप अलकायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन अलकायदा एक नफरत का संगठन है, लोग दूसरों को ऊपर नफरत करते हैं, उस संगठन से क्या सीखने के लिए? आरएसएस और अलकायदा की तो बिल्कुल सही बात है। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी नाम की कविता में लिखा है, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। कांग्रेस पार्टी के आरएसएस पर दिए गए बयान भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता मणिकराम टैगोर के आरएसएस पर दिए एक बयान पर जबरदस्त सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस उनके इस बयान पर चौतरफा घिर गई है, क्योंकि मणिकराम टैगोर ने आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना आतंकी संगठन अलकायदा से कर दी। नफरत का संगठन है आरएसएस। आरएसएस नफरत से बड़ा बना हुआ संगठन है, वो नफरत फैलाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाती है नफरत, उससे सीखने के लिए कुछ नहीं है। ये आप अलकायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन अलकायदा एक नफरत का संगठन है, लोग दूसरों को ऊपर नफरत करती है, उस संगठन से क्या सीखने के लिए? सीखना है ना, अच्छे लोगों से सीखो। ऐसा नहीं है कि ये बयान गलती से दिया गया हो या मणिकराम टैगोर कुछ और बोलना चाहते हो और कुछ और ही बोल गए हो। ये सोच कांग्रेस के कई नेताओं की है। मणिकराम टैगोर की बात को एक कदम आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस से सांसद रहे हुसैन दलवाई ने भी आरएसएस को आतंकी संगठन बता दिया। टैगोर जी ने जो कंपैरिजन की है आरएसएस और अलकायदा की, वो बिल्कुल सही बात है। मेरा कई दिन से कहना है, जो लोगों का जिस संगठन का हिंसा के ऊपर विश्वास है, उनको वो कहां न कहां उनको यही कहना चाहिए कि वो आतंकवादी है। कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस की आपसी खींचतान का नतीजा है। मणिकराम टैगोर ने असल में दिग्विजय सिंह के उस बयान पर अपनी बात रखी जो उन्होंने 2 दिन पहले दिया था। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को आरएसएस से सीख लेने की नसीहत दी थी। उन्होंने आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की थी। संगठन की तारीफ की है और
मैं आरएसएस का और मोदी जी का उनकी नीतियों का घोर विरोधी था और रहूंगा। जी एक बात सुनिए, जो मुझे कहना था मैंने CWC की बैठक में कह दिया। ठीक है सर, आपको सोशल मीडिया पर लिखने की क्या जरूरत पड़ी इतने वरिष्ठ नेता को? क्या लीडरशिप वरिष्ठ नेताओं की भी नहीं सुनती है? नहीं, संगठन को मजबूत करना, उसका तारीफ करना क्या बुरी बात है? हालांकि बाद में दिग्विजय सिंह ने इस पर सफाई भी दी, लेकिन इसी डैमेज कंट्रोल के बीच मणिकराम टैगोर और हुसैन दलवाई ने संघ को आतंकी संगठन जैसा बता दिया, जिसके बाद कांग्रेस पर चौतरफा वार शुरू हो गए। बीजेपी और जेडीयू ने तो कांग्रेस नेताओं को जमकर घेरा। पार्टी मणिकम टैगोर अल कायदा से आरएसएस की तुलना करते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदुत्व को भी आईसिस और बोको हराम से जोड़ा था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि हिंदू के सो कॉल्ड आतंकी ग्रुप ज्यादा खतरनाक होते हैं और इस्लामिक जिहादी खतरनाक नहीं होते। मतलब एक राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस जो निरंतर 100 वर्षों तक अब व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है, उसकी तुलना अलकायदा से करते हैं। मणिकम टैगोर और कांग्रेस पार्टी बताए, प्रणब मुखर्जी जी जब गए थे आरएसएस के हेडक्वार्टर तो क्या वो आतंकी संगठन के हेडक्वार्टर में गए थे? के वक्तव्य किसी जिम्मेदार राजनीतिक दल के नेता को नहीं देनी चाहिए। अलकायदा अलग विचारधारा का एक उग्रवादी संगठन है, संघ एक अलग विचारधारा का संगठन है। आप उससे असहमति रख सकते हैं लेकिन उसको उग्रवादी नहीं कर। इस बार तो कांग्रेस का तुष्टीकरण वाला दांव भी नहीं चला। आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन से करने वाली कांग्रेस को ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने भी आड़े हाथों ले लिया। देखिए, अलकायदा और आईसिस जो है ये इतने बड़े आतंकवादी संगठन थे, उनसे किसी की तुलना मैं समझता हूँ करना ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस अपने भीतर क्यों झांक कर नहीं देखती। उसी के बड़े नेता आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की तारीफ कर रहे हैं, और उसी के नेता आरएसएस को और बीजेपी को बुरा कह रहे हैं। तो कांग्रेस के जो पतन का असल राज है वो उसके अंदर के लोग हैं। कांग्रेस के इसी नफरती रवैये के बीच एक सवाल ये भी खड़ा होने लगा है कि कांग्रेस को हमेशा हिंदू आतंकी क्यों नजर आते हैं, जबकि कांग्रेस के किसी नेता ने कभी जमीयत उलेमाए हिंद के बारे में कुछ भी नहीं कहा, जबकि ये संगठन खुलकर मुसलमानों के हकों की वकालत करता आया है। कांग्रेस का मुंह कभी तबलीगी जमात के खिलाफ नहीं खुलता, क्योंकि ये वही संगठन है जिसने कोरोना के वक्त देश के लाखों लोगों की जान संकट में डाल दी थी। कांग्रेस कभी पीएफआई पर कुछ नहीं कहती, जबकि पीएफआई को तो देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में सरकार ने बैन तक कर रखा है। वो सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के बारे में भी कुछ नहीं बोल पाती, वो भी तब जब सिमी के आतंकी संगठनों और विदेशी फंडिंगों के सबूत तक सामने आ चुके हैं। लेकिन कांग्रेस और उसके नेताओं को हिंदू टेरर डराता है। वो 2500 बार आरएसएस और बजरंग दल को आतंक और उन्माद से जोड़ चुकी है, लेकिन कांग्रेस शायद ये भूल गई है कि वो जिस आरएसएस को आज आतंकी संगठन बताने पर तुली है, उससे खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू तक प्रभावित थे। बकौल लेखक रतन शारदा 1962 में भारत और चीन के बीच हुई जंग के बाद आरएसएस के स्वयं सेवकों के काम से वो इतने प्रभावित हुए कि 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में आरएसएस को शामिल होने का न्योता भी दिया। यही नहीं, 2018 में कांग्रेस के दिग्गज नेता और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संघ के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल भी हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर आ रही है जहां पे ट्रंप ने यूक्रेनी हमले की कोशिश की निंदा की है। पुतिन के घर पर हमले की कोशिश की निंदा की है। ट्रंप की ओर से इस हमले की निंदा की गई है। बता दें आपको कि ट्रंप पर के आवास पर, ट्रंप के घर पर हमले का दावा किया गया था और अब ट्रंप की ओर से इस हमले की निंदा की गई है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे जयपुर की, जहां पर जयपुर में यहां पर एक मुस्लिम महिला के शव को दफनाने को लेकर बवाल हो गया।
हिंदू संगठनों की ओर से आरोप लगाया गया कि दरअसल जानबूझकर मुस्लिम समाज के लोग पार्क को जबरन कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं, इसलिए मुस्लिम महिला को यहां पे दफनाने का प्रयास किया गया है। हालांकि इस बीच जिस तरीके से विवाद बढ़ा, उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में इंटरफेयर किया। इसके बाद मुस्लिम संगठन के लोगों ने माफी मांगी। हालांकि देखते ही देखते यहां पे हंगामा कितना बरप गया, दिखाता है आपको रिपोर्ट में। राजस्थान के जयपुर में हिंदू मुस्लिम विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जयपुर के चौमू में मस्जिद के बाहर रेलिंग लगाने का विवाद किसी से छिपा नहीं। ये तस्वीर, ये कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग एक और पकड़ा गया। ये देखिए, टांग कर पुलिस ले जा रही है। कानून हाथ में लेने वाले कि अब दोनों टांगे प्रशासन के हाथ में है। अभी इस मामले में पुलिस की धरपकड़ भी जारी है। इस बीच जयपुर के ही गांधी एनक्लेव के सार्वजनिक पार्क में मुस्लिम महिला के शव को दफनाने पर नया विवाद खड़ा हो गया। हिंदू संगठनों को पार्क को कब्रिस्तान बनाने की जैसे ही खबर मिली, उन्होंने पार्क पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। बंद करो, बंद करो, बंद करो, अगर कब्जा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस दौरान हिंदू संगठनों ने पार्क में अवैध कब्जे का आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी की। हिंदू एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हिंदू संगठनों का आरोप है कि मुस्लिम समाज के लोग पार्क को कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। इसी वजह से पार्क में महिला के शव को दफनाया गया। लेकिन हिंदू समाज के लोग सार्वजनिक पार्क पर इस तरह के किसी भी अवैध कब्जे के खिलाफ हैं। सभी हिंदू भाइयों को निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ विधायका स्थित डी मार्ट पर एकत्रित हो। यहाँ पर विशेष समुदाय द्वारा अवैध अपना जो अपना हिंदू समाज का जो पार्क था, यहाँ पे सोसाइटी का पार्क था, उसके जगह कब्रिस्तान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। रातों रात विशेष समुदाय के लोगों ने यहाँ पर मजार बनाने का प्रयास किया है। जयपुर के बिंदायका क्षेत्र में सार्वजनिक पार्क पर अवैध कब्जे की खबर मिलते ही रिपब्लिक भारत की टीम भी मौके पर पहुंच गई। इस दौरान हमारी टीम ने पार्क में बिना परमिशन महिला को दफनाई जाने वाली जगह की भी पड़ताल की। इस वक्त मैं जयपुर के गांधी एनक्लेव मोहल्ले में हूं। गांधी एनक्लेव कॉलोनी ये है और ये जहां पर मेरी मौजूदगी है, ये कॉलोनी के बीच में बना हुआ एक पार्क है। अब जरा महेश जी आप इधर की तस्वीर दिखाएं। ये देखिए, बताया जा रहा है कि यहाँ पर कल शाम एक मुस्लिम महिला जो हैं उनकी डेथ के बाद उनके फैमिली वाले यहाँ पर पहुंचे और उनके शव को यहाँ पर दफन कर दिया गया है। गांधी एनक्लेव मोहल्ले में ये पार्क जो है उसके बिल्कुल बीच में। अब पार्क के दूसरी तरफ आप देखिए, ये श्मशान है, ये बना हुआ है, इसकी बाउंड्री वॉल है, ये हिंदुओं के लिए बनाया हुआ है। और यहाँ पर इसके बगल में ये जब दफन किया गया तो उसके बाद हिंदुवादी संगठनों का कहना है कि ये कब्जे की नीयत से यहाँ पर मुस्लिम महिला के शव को दफनाया गया है। रिपब्लिक भारत की टीम ने सार्वजनिक पार्क के मैप को भी देखा। नगर निगम के इस मैप पर उस जगह पर साफ तौर पर पार्क को दर्शाया गया है। इस मैप पर पार्क के अलावा पूरे इलाके का स्पष्ट विवरण भी अंकित है। पार्क की जमीन में ये दफन किया गया है कब्जे की नियत से, यहाँ के लोगों का ये कहना है। इसके बगल में श्मशान बनाया हुआ है, एक तरफ मंदिर है। और अब मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये आप जरा तस्वीरें दिखाएं। ये जो है ये पार्क है, ये पार्क की जमीन है, ये श्मशान है हिंदुओं का जिस पर बाउंड्री वॉल है। हमने आपको तस्वीर दिखाई। ये पार्क की जमीन में ये श्मशान और इस पार्क के बिल्कुल बीच यहाँ पर इस शव को दफन किया गया है इस नियत से कि यहाँ पर कब्जा किया जा सके। जयपुर के बिंदायका क्षेत्र में सार्वजनिक पार्क पर हिंदू संगठन जिस तरीके से लोग कब्र को बनाने के लिए आए हुए थे, इनका प्रयास ये है कि यहाँ पर इसी तरीके से इसे कब्जाया जाए। रुको छोटे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत।
केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।